Hi and hello everyone. Myself Garima Mishra and welcome you all in my education channel. आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहाइव बुक के सेकेंड चैप्टर को जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक. ओके, सो ये वर्ड पढ़ के जनरली सबको समझ में आ गया होगा कि ये वर्ड क्या कहना चाहता है, इस वर्ड की मीनिंग क्या है. ओके, तो मैं बता देती हूँ कि द साउंड ऑफ म्यूजिक का ये मतलब है कि म्यूजिक की साउंड, म्यूजिक की आवाज़. ओके, हमारा पार्ट फर्स्ट में एक हेडिंग है, वहाँ पे लिखा हुआ है एवेलिन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. एक एवेलिन ग्लैनी जो कि लड़की हैं, वो म्यूजिक को सुनती हैं बिना उसे सुने हुए. ओके, वो साउंड को सुनती है बिना उसे सुने हुए. ओके, सो बिफोर यू रीड में हम आते हैं. इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी. अच्छा, सबके मतलब कि भगवान सबके साथ ऐसा करते हैं कि अगर उससे कुछ छीनते हैं, अगर भगवान किसी से कुछ छीनते हैं तो उसे कुछ ज़रूर कुछ ना कुछ देते हैं वो. ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि गॉड ने तो, भगवान ने तो इनकी सुनने की क्षमता छीन ली है मगर इन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें दी हैं. जैसे कि व्हाट वी हियर शी फील्स, जो हम सुन सकते हैं वो इसे फील करती हैं. फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, जितना डीपली कि हम लोग उसे फील नहीं कर सकते उतना डीपली ये उसे फील करती हैं. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए ये म्यूज़िक को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली म्यूज़िक को रखती हैं. सेकेंड हमारा read the following account of a person who fought against physical disability and made her life a successful story. तो आप इस फॉलोइंग अकाउंट्स को पढ़िए और देखिए कि कैसे एक पर्सन अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी से लड़ता है और अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल स्टोरी बनाता है, एक सक्सेसफुल मुकाम तक ले करके जाता है. ओके, तो हमारा फर्स्ट नंबर है रश आर क्राउडी जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. अब क्राउड मतलब भीड़ होता है, जॉसल मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है पुश रफली. ओके, तो मतलब कि धक्का मुक्की करते हुए चलना या फिर एक दूसरे को धक्का देना. तो अब ये कहाँ की बात है भाई, ट्रेन प्लेटफॉर्म की है. तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे तो ये दिन रात ऐसा ही होता रहता है. तो वही लोग, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो अब तो लोग एक दूसरे को धक्का दे के चलेंगे ना, बिकॉज हर इंसान को जल्दी होती है जाने की. किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को बिजनेस करने जाना होता है, तो इसीलिए वो लोग जल्दी में ऐसा करते रहते हैं. तो अब यहाँ पे है रश आवर, मतलब बहुत ही रश आवर था, बहुत ही भीड़ लगी हुई थी और एक दूसरे को लोग धक्का मुक्की करते हुए चल रहे थे प्लेटफॉर्म पे. ओके, अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर, एक जो स्मॉल गर्ल थी वो बहुत ही, वो लड़की जो थी वो 17 साल की थी, वॉज नर्वस एट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन. अच्छा, ऐसा होता है ना कि जैसे कि ट्रेन वहाँ से आ रही है और वो मतलब कि उसकी वाइब्रेशन हमें भी महसूस होती है ना, जैसे कि अर्थक्वेक आता है तो उसकी वाइब्रेशन हमें महसूस होती है ना, बिल्कुल वैसे ही जो ट्रेन आती है तो उसकी वाइब्रेशन कुछ लोगों ने महसूस किया होगा कि उसकी वाइब्रेशन हमें फील होती है. तो जनरली कुछ लोगों को ऐसी ऐसी वाइब्रेशन फील होती हैं. तो वही कह रही है ये कि वो बहुत ही नर्वस थी और एक्साइटेड भी थी और वो जो अप्रोच कर रहा था ट्रेन, वो उसकी वाइब्रेशन को फील कर रही थी. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. तो ये जो थी ये स्कॉटलैंड से थी. ठीक है, ये स्कॉटलैंड से थी और इनका फर्स्ट डे था. कहाँ पे इनका फर्स्ट डे था? प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी, जो कि प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी है म्यूज़िक की, जो कि कहाँ पे है? लंदन में है. और ये थोड़ी डरी डरी सी थी. ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट. शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ. तो लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, इन्होंने मतलब ये इनके सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था. और वो क्या था? क्योंकि वो क्या था? वो डीफ थी. डीफ मतलब वो बहरी थी, उनको सुनाई नहीं देता था. यही इनका सबसे बड़ा चैलेंज था, इनको यही फेस करना था. सेकेंड है एवेलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हर हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअली. जो एवेलिन ग्लैनी थी वो धीरे धीरे अपनी सुनने की क्षमता को खो रही थी. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग
when the 8-year-old Evelyn was waiting to play piano। इनकी मम्मी ने ये तब नोटिस किया था जब ये 8 साल की थी और ये वेट कर रही थी पियानो बजाने का। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। और उन्होंने इनका नाम पुकारा, वो जब नहीं मुड़ी तो आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हियर्ड से इज़ाबेल ग्लैनी। अब इज़ाबेल ग्लैनी कौन है? इज़ाबेल ग्लैनी एवलिन ग्लैनी की मम्मी हैं। ओके, तो फिर वो समझ, जब उनका नाम बुलाई, वो जब पीछे नहीं मुड़ी तो फिर ये इनको रियलाइज़ हो गया कि इसे सुनाई नहीं देता है। अब ये लाइन नोटिस करने के लिए है, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है हर मदर रिमेंबर से लेकर के यहाँ तक जो लिखा है ये लाइन, इज़ाबेल ग्लैनी तक जो लाइन है, इस वर्ड में ये छुपा हुआ है। देखिए, हर मदर रिमेंबर्स, उनकी मम्मी ने रिमेंबर किया कि इनकी बेटी के साथ कुछ तो गलत है जब ये 8 साल की थी और वो वेट कर रही थी क्या? पियानो बजाने का। अब दे कॉल्ड कौन बोला? दे कॉल्ड इनकी टीचर बोली। ओके, इनकी मम्मी नहीं बोली। ठीक है, अगर इनकी मम्मी बोलती तो यहाँ पे आई सडनली रियलाइज नहीं लिखता। ओके, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे दे लिखा हुआ है, मतलब ये इनकी टीचर बोल रही हैं। सो ये उनकी टीचर बोलती हैं, जब उनको बुलाती हैं, उनका नाम पुकारती हैं, तो वो जब पीछे नहीं मुड़ती हैं तो उनकी मम्मी रियलाइज़ करती हैं कि इन्हें सुनाई नहीं देता है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friend and teacher। तो जो एवलिन थी वो मतलब कि अपनी ये बढ़ती हुई जो ये मतलब इनका जो डीफनेस था, ये धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो ये अपनी बढ़ती हुई डीफनेस को अपने फ्रेंड्स से और अपने टीचर को मतलब कि छुपाने में तो मतलब कि मैनेज कर रही थी। बट बाय द टाइम शी वॉज 11। अब ये देखो, अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब एवलिन थी, जब 8 साल की थी, तब तक तो ये मतलब कि अपनी इस जो इनका डीफनेस था, जो बढ़ती हुई डीफनेस थी, धीरे धीरे जो बढ़ रही थी इनकी डीफनेस, उनको ये अपने फ्रेंड्स और टीचर से तो उस वक्त छुपाने में मैनेज कर ली। लेकिन जब ये 11 साल की हुई, her mark had deteriorated and her headmistress urged her parent to take her to a specialist। लेकिन जब ये 11 साल की हुई तो ये मैनेज नहीं कर पाई। इनके जो मतलब इनका जो मार्क है वो बहुत ही कम आने लगा और इनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने इनके पेरेंट्स को कहा कि इन्हें किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर के जाया जाए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of a gradual nerve damage। फिर जब इन्हें स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाया गया तो इन्हें बताया गया कि इनकी जो नर्व है वो धीरे धीरे डैमेज हो रही है। They were advised that she should be fitted with hearing aids। अच्छा, हियरिंग एड्स क्या होता है ना, जो मतलब कि जिन लोगों को कम सुनाई देता है, ठीक है, तो उनके लिए एक मशीन आती है, तो वही यहाँ पे बात कर रहा है, हियरिंग एड। एंड सेंट टू स्कूल फॉर दी डीफ। तो ये क्या मतलब, जो डॉक्टर थे उन्होंने इनके पेरेंट्स को, एवलिन के पेरेंट्स को एडवाइस दिया। तो कौन एडवाइस दे रहा है? जो डॉक्टर थे उन्होंने एवलिन ग्लैनी के पेरेंट्स को एडवाइस दिया कि इन्हें वो मशीन ला के दिया जाए जो कि डीफ लोग लगाते हैं, और इन्हें डीफ के स्कूल में भेजा जाए जो कि डीफ लोगों के लिए होता है। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। अब भाई ये तो बात बिल्कुल सही है, अगर किसी के भी साथ ऐसा होगा तो उसके सामने तो आंखों के सामने अंधेरा तो छा ही जाएगा। तो वैसे ही यही कह रही थी कि ये सब अचानक मेरी आंखों के सामने एकदम अंधेरा सा छा गया। ठीक है, थर्ड है, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन जो एवलिन थी वो गिव अप करने वाली लड़की नहीं थी। ओके, शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। ओके, तो ये जो थी एवलिन ने, इन्होंने कहा कि ये अपनी नॉर्मल लाइफ जिएंगी और अपनी म्यूजिक में इंटरेस्ट करेंगी। ओके, वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन इन्होंने देखा, एवलिन ग्लैनी ने, कि एक जो छोटी सी लड़की है वो xylophone बजा रही है, और इन्होंने भी बोला कि अब मैं भी xylophone बजाऊंगी। अब ये xylophone क्या होता है? xylophone एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लकड़ियों और उससे बना होता है, लकड़ियों के बार से बना होता है और डिफरेंट लेंथ के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो वही इन्होंने एक दिन एक लड़की को देखा जो xylophone बजा रही थी, और इन्होंने भी डिसाइड किया कि मैं भी xylophone बजाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। मतलब कि ज़्यादातर टीचर्स जो थे, मतलब हद से ज़्यादा टीचर्स जो थे, इनको डिस्करेज ही कर रहे थे, इनकरेज नहीं कर रहे थे। वो डिस्करेज इसलिए कर रहे थे, वो उनको ये कह रहे थे कि अब तो तुम तो डीफ हो,
तुम डीफ हो तो तुम गाना कैसे सुनोगी, गाना कैसे समझोगी, कहाँ पे क्या धुन है, तुम कैसे करोगी। तो ये इसी चीज़ को लेकर के उसे डिस्करेज कर रहे थे, इनकरेज नहीं कर रहे थे। लेकिन एक परक्यूजनिस्ट रोमन फॉप्स थे। परक्यूजनिस्ट मतलब होता है जो ड्रम वगैरह एंड टेबल वगैरह बजाते हैं, तो उन्हीं को कर रहा है। और उनका नाम क्या था, रॉन फॉप थे। और उन्होंने ही सिर्फ इनकी इनकी एबिलिटी को समझा, इनकी क्वालिटी को समझा। पोटेंशियल मतलब यही होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिटी और एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप। ठीक है, तो उन्होंने ही सिर्फ इस एवलिन ग्लैनी की एबिलिटी को समझा, सॉरी एबिलिटी को समझा एंड क्वालिटी को समझा। और परक्यूजनिस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु प्ले ड्रम्स एंड टेबल, जो मैंने बताया था। ओके, ही बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। फिर वो दो लार्ज ड्रम लाते हैं और दो डिफरेंट नोट्स लाते हैं। फिर वो कहते हैं डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, तुम इसे अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, वो ऐसा कहते हैं। दे आई एम सो सॉरी, ट्राई टू सेंस इट सम वे, सम अदर वे। तो फिर वो इसे कहते हैं कि तुम इसे अपने कानों से मत सुनो, तुम इसे दूसरे वे से इसे फील करने की कोशिश करो। ओके ओके, फिर अब यहाँ पे होता है कि सडनली आई रियलाइज दैट आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर फ्रॉम वेस्ट द वेस्ट डाउन। ओके, अब ये जो एवेलिन रहती है उनको अचानक ये महसूस होता है कि जो हायर ड्रम रहता है ये अपने वेस्ट के ऊपर से इसको फील करती हैं, और जो लोवेस्ट ड्रम रहता है ये अपने वेस्ट के नीचे से इसको फील कर रही होती हैं। फॉप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फिर जो फॉप्स रहते हैं वो रिपीट करवाते हैं इसको फिर से। एंड सून एवेलिन डिस्कवर दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। फिर जब ये एक्सरसाइज कराते हैं इसका, फिर सडनली जो फिर धीरे धीरे ये एवेलिन जो होती है उसे बहुत जल्दी ये समझ में आ जाता है कि जो सॉन्ग्स के जो नोट्स हैं ये अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इसे फील कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। फिर उन्होंने ये भी सीख लिया कि अपने माइंड और बॉडी की वाइब्रेशन को कैसे ऑन रखना है। ओके, सो अब है यहाँ पे द रेस्ट वॉज शीर डिटरमाइन एंड हार्ड वर्क। ओके, फिर अब ये जो थी इन्होंने डिटरमाइन कर लिया कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगी अब। ओके, फोर्थ है शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दी पॉइंट ऑनवर्ड। और फिर इन्होंने कभी भी अपने आज से अपने कल में मुड़ के नहीं देखा। शी टर्न द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी सैड ऑर्केस्ट्रा एंड द टाइम शी वॉज 16 शी सैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। ओके, सॉरी बीच में मिस्टेक हो गई थी मुझसे, एक लाइन दो बार पढ़ लिया था, सो सॉरी फॉर दैट। और अब टॉपिक पे आते हैं। ओके, सो यहाँ पे फिर इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में एक यूथ ऑर्केस्ट्रा होता है, उन्होंने इसमें मतलब जब ज्वाइन किया था तो वे 16 ईयर की थी। और फिर जल्दी ही इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब ये म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बना लेंगी, अपनी जीवन बना लेंगी। शी ऑडिशंस फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। फिर इन्होंने जो रॉयल अकेडमी था उसमें इन्होंने ऑडिशन दिया, और रॉयल अकेडमी के पूरी हिस्ट्री में इन्होंने सबसे हाईएस्ट मार्क कंटेन किए। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। फिर वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा वर्क से सोलो परफॉर्मेंसेस पे आने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। फिर जब इनका 3 साल कंप्लीट हो गया वहाँ पे, तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा टॉप अवार्ड्स पाए। एंड फिफ्थ है हमारा, एंड फॉर ऑल दीज एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। इन सब के बावजूद भी जो एवलिन थी इसे एक बहुत ही बड़ा वो नहीं मानती थी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग यू विल गेट इट। वो ऐसा कहती थी कि अगर तुम मेहनत करोगे और तुम जानते हो कि तुम कहाँ जाना चाहते हो तो तुम ज़रूर वहाँ तक पहुँचोगे। एंड शी गॉट राइट टू टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of the 1000 instrument and hectic international schedule। ठीक है, फिर यहाँ पे उन्होंने फिर वो अपनी जब वो ऐसा कह रही थी कि अगर इंसान जानता है कि वो कहाँ जाना चाहता है तो वो अपनी लाइफ तक उस वहाँ तक जाएगा और उसे पाएगा भी, वो ऐसा कहती थी। और साथ ही साथ ये इंडिया की टॉप जो थी वो परक्यूजन लिस्ट में आ गई थी, और इनको 1000 ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आ गए थे। और इतने सारे इनको ऑडिशंस आते थे, मतलब इतने सारे इंटरव्यूज़ के आते थे कि हेक्टिक मतलब टाइम बहुत ही कम होना या फिर वैसा ही कुछ, तो ऐसा था। तो फिर इसके बाद ये कहा गया, आई एम सो सॉरी,
और फिर वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गई पूरे इंटरनेशनल शेड्यूल में, इनका पूरा इंटरनेशनल से वो होने लगे इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। सिक्स्थ है, इट इज़ इंटरग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग इट। In our 2 hour discussion, she never missed a word. Man with bushy beard gives me trouble, she laughed. ओके, सो मे बी ये लाइन किसी को अच्छे से नहीं समझ में आई होगी, मैं फिर से ये लाइन समझा देती हूँ, ये लाइन थोड़ी क्लियर नहीं हुई होगी, सो आई विल ट्राई। यहाँ पे है, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग, वो यू विल गेट देयर। वो ऐसा कहती थी कि अगर तुम वर्क हार्ड करोगे और तुम जानते हो कि तुम्हें कहाँ जाना है तो तुम ज़रूर वहाँ तक पहुँचोगे। एंड शी गॉट राइट टू टॉप, और फिर वो जल्दी ही टॉप पे आ गई। द वर्ल्ड मोस्ट शाउट आफ्टर मल्टी परक्यूजनिस्ट, और ये मल्टी परक्यूजनिस्ट में आ गई। परक्यूजनिस्ट मतलब कि जो ड्रम एंड टेबल वगैरह बजाते हैं आ गई, और इन्होंने उसमें मास्टरी हासिल कर ली थी 1000 इंस्ट्रूमेंट बजाने में। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और इनका जो शेड्यूल था वो पूरी हेक्टिक हुई, मतलब टाइम पे पाबंदी हो गई, मतलब कि इनको यहाँ पे इंटरव्यू देना था, वहाँ पे पूरे इंटरनेशनल में ये थोड़ी फेमस हो गई थी। ओके, लेकिन अगर जिसको भी ये लाइन नहीं समझ में आई होगी वो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकता है, नो इशू। ओके, इट is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing it. In our 2 hour discussions, she never missed a word. ठीक है, तो फिर एवलिन के हर फंक्शन में ये बहुत ही एफर्टलेसली उसे हियर करती हैं, और फिर इन्होंने अपने 2 घंटे के डिस्कशन में इन्होंने एक वर्ड भी मिस नहीं किया। मैन विथ बशी बियर्ड गिव मी ट्रबल। ओके, सो ये इनका इंटरव्यू चल रहा है, किनका इंटरव्यू चल रहा है? एवलिन ग्लैनी का। तो वही कह रहे थे, जो इनका इंटरव्यू ले रहे थे वो ऐसा कह रहे थे कि इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। हम लोगों के 2 घंटे के डिस्कशन में इन्होंने एक वर्ड भी मिस नहीं किया। मैन विथ बजी बियर्ड गिव मी ट्रबल, शी लाव्ड। वो हंस करके ऐसा कहती हैं कि जिस आदमी के बड़े बड़े दाढ़ी होते हैं वो मुझे बहुत ही ट्रबल फील टाइप के लगते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। अब ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ उनकी पूरी सिर्फ लिप्स ही देखूँ, मैं उनका होल फेस और ख़ास करके उनकी आईज देखती हूँ। सी स्पीक फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट। और ये फर्स्टली तो ये स्कॉटलैंड से थी, और फ्लॉलेसली मतलब होता है कि बिना गलती के बोले जाना। तो ये अपने लैंग्वेज में बिना गलती के बोले जा रही थी, स्कॉटिश लैंग्वेज में बिना गलती के बोले जा रही थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज। फिर एवलिन ग्लैनी ऐसा कहती हैं कि मेरी स्पीच जो है वो क्लियर इसलिए है क्योंकि जब मैं 11 साल की थी तो मैं ऐसे सुनती थी। बट ऐसा एवलिन कहती हैं, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। फिर वो जो इनका इंटरव्यू ले रहे थे वैसा कह रहे थे कि ये एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता कि वो इंसान जो कि डीफ है वो कैसे इतनी अच्छी फ्रेंच और मास्टर हो सकता है जापानीज़ के बेसिक में। ठीक है, 7th है, एज ऑफ फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। अब वो 7th नंबर पे ऐसा कहती हैं कि जो अब बात रही म्यूज़िक की तो ऐसा बताती हैं कि जो म्यूज़िक है उनके रोम रोम में बसा हुआ है। इट टिंगल इन स्किन, ये मेरे स्किन्स में है, इन माई चिक बोन्स में है, और ये मेरे, और इवन ये मेरे हेयर्स में भी है। ओके, शी प्लेज व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस इट साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो वो फील करती है कि कैसे जो उसकी साउंड है पास कर रही है उनकी फिंगर्स से, उनकी जो फिंगर से जो अपनी वो बजाती हैं जाइलोफोन, जो स्टिक से बजाती हैं, अपने फिंगर में जो स्टिक लगा के बजाती हैं, कैसे वहाँ से वो उनकी पूरी बॉडी में वो पूरी सेंस होती है, कैसे वो फील करती हैं उसे। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ओके, ये लाइन एक बार मैं बता देती फिर से। व्हेन शी प्लेज अ जाइलोफोन शी कैन सेंस द वर्ड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। ओके, जब ये जाइलोफोन बजाती हैं तो ऐसा कहती हैं कि जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो जाइलोफोन उसमें एक 2 स्टिक्स होती हैं, 2-3 में भी। तो वो जब जाइलोफोन अपने फिंगर टिप्स से बजाती हैं, अपने वो स्टिक अपने हाथ में रख के, तो वो स्टिक से होते हुए उनके फिंगर से होते हुए वो जो उसका वाइब्रेशन है वो पूरी फील करती हैं अपने बॉडी में। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स
शी कैन फील द रेजोनेंसेस फॉलोइंग इनटू हर बॉडी। फिर जब वो ड्रम्स के पास जाती हैं तो वो फील करती हैं कि वो कैसे उसकी जो साउंड है वो फील कर रही हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs। ओके, सो फिर जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे जाती हैं ड्रम्स वगैरह बजाने के लिए या तो वो अपना शूज़ निकाल देती हैं ताकि वो जो वाइब्रेशन है वो अपने फुट से फील कर सकें, ठीक है, ताकि वो पूरी बॉडी तक उनकी आ सके। एट्थ है, not surprisingly, Evelyn delayed her audition in 1991. She was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Society of the Year award। ओके, ये इतनी सरप्राइजिंगली बात नहीं है क्योंकि ये जो, ठीक है, तो एवेलिन ऐसा कहती है कि इतनी सरप्राइजिंगली बात नहीं है। फिर उन जो एवेलिन थी उन्होंने 1991 में अवार्ड पाया था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर का। जो एवेलिन ग्लैनी थी वो 1991 में इन्होंने ये सोलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड पाया था। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट। अच्छा, ऐसा होता है ना कि जो आता है आपको अवार्ड देने के लिए वो भी आपके बारे में 2 वर्ड बोलता है, और आप जब अवार्ड ले लेते हो तो आप भी उनके बारे में 2 वर्ड ऐसा बोलते हो। सो ऐसा होता है ना, जैसे कि जो आपको अवार्ड देता है वो भी आपके बारे में 2-3 लाइन बोलता है कि आपको अवार्ड देते हुए मुझे कैसा फील हो रहा है, और जो आपसे अवार्ड लेता है वो भी आपके बारे में 2-3 वर्ड बोलता है कि आपसे अवार्ड लेने में कि मुझे कैसा फील हुआ और मैं कितनी हैप्पी हूँ इस अवार्ड को लेकर के। तो वैसे ही एक मास्टर हैं जिनका नाम है एक सेकेंड जिनका नाम है एक सेकेंड गिवन एट द बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परक्यूजन। हाँ, इनका नाम है जेम्स ब्लेड। सॉरी, मैंने वेट करा दिया थोड़ा। सो इनका नाम है जेम्स ब्लेड और ये भी एक परक्यूशनिस्ट भी हैं। ये एक परक्यूशनिस्ट है जो कि ड्रम्स वगैरह बजाते हैं। तो इन्होंने इनके बारे में कहा है कि गॉड में हर टेकन, यही लाइन है जो ऊपर थी, ठीक है, बट शी गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। अगर गॉड किसी से कुछ छीनते हैं तो उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भी चीज़ें देते हैं जो हम सुन सकते हैं, वो इसे फील करती हैं। और जो हम लोगों से ज़्यादा डीपली, जितना हम लोग नहीं कर सकते उससे ज़्यादा डीपली ऐसे फील करती हैं। इसीलिए म्यूज़िक को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती हैं, ब्यूटीफुली रखती हैं। वाई शी ओके, एवलिन कन्फेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ वर्कहॉलिक। जो एवलिन थी वो कन्फेस करती हैं कि मुझे मैं मतलब काम की बहुत ही ज़्यादा आदती हूँ। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफ्टन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियन। मैं मतलब कि क्लासिकल म्यूजिशियन का जितना हार्डर वर्क होता है वैसे उतना ही मेरा भी हार्डर वर्क है, बट द रिवॉर्ड आर इनॉर्मस। और ये रिवॉर्ड इनॉर्मस है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर concert, Evelyn also give the concert in prison and hospitals। अब ये जो रेगुलर कॉन्सर्ट रहता है एवेलिन का, ये कहाँ कहाँ कॉन्सर्ट करती हैं? ये प्रिजन में भी जाती हैं, जेल में भी कॉन्सर्ट करने जाती हैं और ये हॉस्पिटल्स में भी जाती हैं कॉन्सर्ट करने। शी ऑल्सो गिवन अ हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस ऑफ यंगर म्यूजिशियन। और जो नए म्यूजिशियंस होते हैं जो कि सीखने आते हैं उनके लिए भी ये हाई प्रायोरिटी रखती है, उनको भी ये सिखाती हैं म्यूजिशियन। ओके, सो अब ये जो है ये अपनी कॉन्सर्ट कहाँ कहाँ करती हैं? प्रिजन में करती हैं और हॉस्पिटल्स में भी करती हैं, और ये सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी देती हैं जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं म्यूजिशियंस के। अब एक एंड रिचलिन ऑफ बिथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रंस, जो है डीफ चिल्ड्रन, तो ये एक रिचलिन बिथोवन है जो कि फंड करते हैं डीफ चिल्ड्रंस के लिए। वो ऐसा कह रहे हैं कि शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। ये डीफ चिल्ड्रंस के लिए शाइनिंग इंस्पिरेशन है, ओके, आइडल है। दे सी दैट देयर इज़ नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो। वो ऐसा कहते हैं कि अब ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे ये लोग नहीं जा सकते हैं, मतलब कि दे सी दैट देयर इज़, वो ऐसा कहते हैं कि अब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे अब वो नहीं जा सकते हैं डीफ चिल्ड्रंस, ठीक है। एंड 10th है, एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश मोर देन मोस्ट ऑफ पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लैनी ने वो कर दिखाया जो कि उनसे ज़्यादा उम्र के लोग नहीं कर पाए। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूजन to the front of orchestra and demonstrated that it can be very
मूविंग। उन्होंने अपने परक्यूजन को ऑर्केस्ट्रा के आगे रखा और ये दिखा दिया कि ये भी बहुत ही मूविंग है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। उन्होंने उन लोगों को भी इंस्पिरेशन दिया जो कि हैंडीकैप है, जो लोग की अपाहिज हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड सेज, जो भी लोग इनको देखते हैं वो कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। अगर ये कह कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट टू लीस्ट, ये लीस्ट नहीं है। शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। इन्होंने एनॉर्मस प्लेजर दिया है मिलियंस लोगों को, ठीक है। तो जो अब ये लास्ट लाइन यहाँ पे ये कह रही है कि अगर लोग इनको देखते हैं, ठीक है, तो लोग इनको देखते हैं तो वो एक ये कहते हैं कि अगर ये कर सकती हैं, एक डीप होकर कि अगर ये इतनी आगे जा सकती हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। और ये लिस्ट नहीं है, इन्होंने तो इनॉर्मस प्लेजर दिए हैं मिलियंस ऑफ पीपल्स को। ओके, सो यहाँ पे होता है हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो, सो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी ऐसी लाइन है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो समझ में नहीं आया है। मैं ज़रूर उसे ट्राई करूँगी आप लोगों को समझाने की। एंड उसके बाद प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल माई एजुकेशन, ओके। एंड प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। सो अगर आप लोगों को इस चैप्टर से जुड़ी, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके भी उसे बता सकते हैं। और सिर्फ क्लास 9th ही नहीं, अगर आप लोगों को किसी भी क्लास से रिलेटेड या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, अगर आप क्लास 5th में हो, 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, किसी भी क्लास में अगर आप हो, अगर आपको उस क्लास से जुड़ी कोई भी मतलब कि उस क्लास से जुड़ी अगर किसी भी बुक की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं और मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। So thank you so much. Keep loving and keep watching.